नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे TRA जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 2024 के अंदर, फरवरी 2024 के अंदर, उसके GF&R से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे उनका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनकी आंसर की के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, जैसा कि अभी तक हमने हमारे जो चारों सब्जेक्ट हैं उसके अंदर हमने एक बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, उसी तरह से हम यहाँ पर भी बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं कि अगर मैं टोटल मिलाकर इसके 24 क्वेश्चन आए थे GF&R के। अगर मैं यहाँ पर इजी क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 14 क्वेश्चन इजी थे, 8 क्वेश्चन मॉडरेट थे और हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर मैं रखूँगा 2 क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी थे। और इट्स बेटर कि अगर आप, सिंपल सी बात है, जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर रहते हो तो जैसे कि मैंने लास्ट RSR की वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपके ऊपर टाइम का भी प्रेशर रहता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वहाँ पर आप इन क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो जो हार्ड वाले क्वेश्चन थे, है ना। और एक जो दूसरा माइंड सेट स्टूडेंट लेकर गए थे कि 24 के 24 क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक तो एक साथ आएंगे और एक वन लाइनर के अंदर आएंगे, तो मैं फटाफट से टिक कर दूंगा और मेरे को GF&R और RSR के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एग्जामिनर ने इसका बिल्कुल उलट कर दिया, क्वेश्चन की जो लेंथ थी वो भी बढ़ा दी और क्वेश्चन का जो सिक्वेंस था वो भी एक साथ नहीं रखा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर स्टूडेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ना, तो वो सभी को हुई है। अब ये मैं एक, अगर आप कट ऑफ का आइडिया लेना चाहते हो तो ये जो मैं इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप इजी क्वेश्चन तक के क्वेश्चन जो है हर जो सब्जेक्ट के अंदर अगर सोल्व कर लेते हो तो आप सेफ जोन के अंदर हो कि यस आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर इजी और मॉडरेट का कर दिया तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने इजी भी किए हैं तो भी आप एक सेफ जोन के अंदर हो कि यस आपकी जो कट ऑफ होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ड्यूटीज ऑफ हेड ऑफ ऑफिस। इनमें से हेड ऑफ ऑफिस की कौन सी ड्यूटीज है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय प्रमुख। अब यहाँ पर HOO आना चाहिए लेकिन HOD लिखा हुआ है, तो क्या इसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है? नहीं, कभी भी इसकी वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होता। यहाँ पर भी कार्यालय प्रमुख ही लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी कार्यालय प्रमुख की ड्यूटीज है ना। अब कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं नहीं मैंने तो केवल और केवल HOD देखा, आपने ना हेड ऑफ ऑफिस देखा, ना आपने कार्यालय प्रमुख देखा, तो फिर तो आप क्वेश्चन को ही मत देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमेशा कहा भी जाता है कि अगर दोनों में कहीं पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो आपका जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा वो ज़्यादा आपके लिए उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर बिल्कुल सही था ये। टू साइन एज ए ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ए बिल टू बी प्रेजेंटेड टू द ट्रेजरी। कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले जो बिल होते हैं उनके अंदर वो एक आहरण और वितरण अधिकारी के रूप में क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। बिल्कुल सही बात है ये है। अभी हम रूल्स के अंदर भी देखेंगे। टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ एडवांस एंड एडजस्टमेंट, जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह को एडवांस दिए जाते हैं उसमें से उन्होंने कितना खर्च कर लिया और उसके बाद में जो पेमेंट बाकी है वो वापस उसका भी रिकन्सिलेशन करना, ये भी आपके लिए हेड ऑफ ऑफिस का काम होता है। टू इंश्योर ऑल द अपॉइंटमेंट डन ड्यूरिंग द ईयर, ये जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है नहीं हुई है यह देखने का काम आपके जो कार्मिक विभाग होता है उसका होता है, ये हेड ऑफ ऑफिस का काम नहीं होता है। टू एक्सरसाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डेलीकेटेड टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपने से ऊपर वाले पर्सन को जो पावर दी गई है उसका, उससे वो पावर नीचे वाला पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। आप जूनियर अकाउंटेंट रहोगे, एक रहेगा अकाउंट्स ऑफिसर, तो आप अकाउंट्स ऑफिसर की पावर का यूज़ नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये भी आपके लिए गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा जहां पर भी आएगा वो आपके लिए सही आंसर होगा, यानी कि बी आपके लिए एकदम सही आंसर होगा। एक बार रूल्स के अंदर भी देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आता है रूल 3B। जो कार्यालय अध्यक्ष होगा वो एक राजपत्रित अधिकारी को DDO के रूप में नियुक्त करेगा, जो कि उसके बिहाफ पर साइन करेगा और उसके लिए क्या रहेगा, हेड ऑफ ऑफिस रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और जितने भी जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके लिए जो DDO का जो काम होगा वो आपके लिए कौन करेगा, हेड ऑफ ऑफिस ही करने वाला है। तो मतलब कि प्राइमा फेशिया यहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस ही क्या है, DDO के रूप में कार्य करने के रूप में जिम्मेदार है और वो क्या करता है, इस कार्य को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है।
इसके अलावा वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा। अगर मैं यहाँ पर अपेंडिक्स 1 देखता हूँ, अपेंडिक्स 1 किसके बारे में बताता है, जो भी कार्याध्यक्ष है उसके दायित्वों के बारे में बताता है, पूरी पूरी एक लिस्ट बता रखी है। तो यहाँ पर देखो, टू इंश्योर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांस, जो भी एडवांस दिए गए हैं उसकी प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं वो चेक करेगा, और प्रॉपर उनसे उनसे जो भी एडवांस उनको दिया गया है उसकी प्रॉपर रिकवरी हुई है नहीं हुई है वो भी यहाँ पर वो चेक करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो भी आपके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन आपका सही रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैच करना था कि भाई कौन सा कार्य किसका है। देखते हैं, इधर कार्य बता रखे थे कि भाई बिलों को तैयार करना, फाइनल ऑथेंटिकेशन ऑफ बिल, पास करना बिलों को, और एग्जामिन करना बिल को। बिलों को जो तैयार करने का जो कार्य है वो आपके लिए डीडीओ का है, यानी कि ए में आपके आना चाहिए 3rd। फाइनल ऑथेंटिकेशन मतलब कि बिल को फाइनल रूप में जो पास करने का, जो बिल कहाँ से पास होते हैं, ट्रेजरी से, तो यह काम आपके लिए होगा ट्रेजरी का, तो यहाँ पर बी में आ जाएगा आपके लिए 4। बिल को पास करने का जो काम होता है वो आपके अकाउंटेंट साहब का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। बिल को एग्जामिन करने का कि बिल सही थे नहीं थे, ये काम आपके लिए ऑडिटर का हो जाएगा, है ना, ये काम आपके लिए ऑडिटर का हो जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ बिल, बिलों की जांच करना, तो यहाँ पर आपके ये आ जाएगा डी में आपके लिए, डी में आपके लिए आ जाएगा 2nd, है ना, डी में आपके लिए आ जाएगा 2nd। तो डी में आपके लिए 2nd कहाँ पर आ रहा है, 4th 1st और डी में 2nd। अच्छा, ये तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, है ना। ये हुआ 2nd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शन ऑर्डर इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेल बी कम्युनिकेटेड टू अकाउंटेंट जनरल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप पूरा रूल पढ़ते हो तो ही आपको समझ में आएगा। रूल 68 यहाँ पर लागू होता है, जो कि कहता है कि जितने भी जो फाइनेंशियल सेक्शंस होते हैं या फिर ऑर्डर होते हैं जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास किए गए हैं वो आपको अकाउंटेंट जनरल को भेजने होंगे। यहाँ पर ये 2 पॉइंट इसलिए इसके बारे में कह रहा है कि अगर सपोज करो कि अगर आपने विथ इन द लिमिट ही अगर ऑर्डर पास किए हैं तो आप डायरेक्ट एजी को भेज दो, लेकिन अगर आपको पावर थी 10,000 की, आपने 12,000 का ऑर्डर इशू किया है किसी कैबिनेट डिसीजन की पावर के थ्रू, तो आपको वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के कंकरेंस के साथ ये ऑर्डर आपको एजी को भेजना पड़ेगा। पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट को और फिर एजी को भेजना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो कि कहा गया है कि कुछ जो स्वीकृतियाँ हैं वो आपको एजी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। कैसी सरकारी कर्मचारी को अगर ऋण और अग्रिम देने से संबंधित मंजूरी, अगर सरकारी कर्मचारी को अगर ऋण वगैरह दिया जा रहा है तो उसकी स्वीकृति आपको एजी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे मैंने क्लास के अंदर जो लिखा रखे हैं ना, उनकी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको कॉपी विथ एनोटेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सैंक्शन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट या प्रमोशन ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, ये सारे के सारे मैं क्या कह रहा हूँ, रूटीन वर्क के काम है जो कि होते ही रहते हैं, वो प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। ऑल सैंक्शन रिलेटिंग टू द कंटिन्यूस ऑफ द टेम्पररी पोस्ट एबोल्यूशन, किसी टेम्पररी पोस्ट को क्रिएट किया, उसको ख़त्म किया, उससे रिलेटेड कोई भी काम है वो नहीं देना पड़ेगा। चार्ज हैंड ओवर, सपोज करो कि अगर मैं जिस सेक्शन में काम कर रहा हूँ उस सेक्शन को मैं छोड़कर किसी दूसरे सेक्शन के अंदर मेरा ट्रांसफ़र होता है, तो मैं अपना जो काम है वो किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करूँगा कि भाई आज से जो मेरा काम है वो आप संभालोगे, चार्ज रिपोर्ट उसके लिए बनती है। सरकारी कर्मचारियों के बीमा और सामान्य भविष्य निधि के अंदर जो भी भुगतान होता है, हमारे ईपीएफ वगैरह के अंदर जो भी भुगतान होता है वहाँ से हम रुपया निकालते हैं, वो सूचनाएं भी आपको एसजी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये एक तो उसके जो एक्सेप्शन की भाई कौन कौन सूचना एसजी को देने की जरूरत नहीं है वो थी।
देखो, फाइनेंशियल सैंक्शन रिलेटिंग टू द ग्रांट एंड लोन एंड एडवांसेज, जो भी ग्रांट ऑफ लोन और एडवांसेज दी जाती है वो एसजी को बताने की जरूरत नहीं है, तो ये तो एग्जेम्प्ट है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। प्रोविडेंट फंड में कितना रुपया जमा करवाया, कितना रुपया विड्रॉ किया, ये भी एसजी को बताने की जरूरत नहीं है, ये भी एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो होती है बातें, वो भी एसजी को बताने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी रूटीन वर्क है। जबकि फाइनेंशियल सैंक्शन जो कि कैबिनेट डिसीजन के बेसिस पे लिए गए हैं, अगर वो विथ इन द पावर है तो डायरेक्ट एसजी को बता दीजिएगा, और अगर विथ इन पावर नहीं है तो पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट और फिर एसजी को बताइएगा। तो ये बातें हमने सारी की सारी रूल्स में देखी, और इन बातों के आधार पर आपका जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, उसका सी जो आंसर होगा वो आपके लिए एकदम सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि आपके लिए इसी तरह के क्वालिटी वीडियो लेकर आते रहें विथ मोस्ट एक्यूरेसी। और इसकी जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर जा सकते हो, और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझसे तो CSABC को जा सर्च कर सकते हो, या फिर कॉमर्स मेरी जान से कनेक्ट होना चाहते हो तो कॉमर्स मेरी जान सर्च कर सकते हो। यह बिल्कुल एक डेफिनेशन का क्वेश्चन था कि भाई रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को 5,000 रुपये का बजट मिला, शॉर्ट में मान लेते हैं, वो कहता है कि मैं 1,000 रुपये तो प्रोडक्शन के ऊपर खर्च करूंगा, 500 रुपये में क्या करूंगा, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करूंगा। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट जो होती है उनके अंदर फंड ट्रांसफर करना, ये कहलाता है रीअप्रोप्रिएशन। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर यूनिट, एक यूनिट से हमने दूसरी यूनिट के अंदर क्या किया, ट्रांसफर ऑफ फंड किया, ये आपके लिए रीअप्रोप्रिएशन माना जाता है। विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधि का हस्तांतरण। रीअप्रोप्रिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर यूनिट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही जो डेफिनेशन की जो लाइन थी वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द कैशियर और एनी पर्सन ऑथोराइज टू रिसीव एंड हैंडल द गवर्नमेंट मनी विल रेस्पॉन्सिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। कैशियर या कोई भी व्यक्ति जो कि धनराशि को प्राप्त करने के लिए उसके लेन देन के लिए प्राधिकृत है, वह निम्न में से किसके संदर्भ में भी उत्तरदायी होगा, कि वो बिल जो ट्रांजिट रजिस्टर है उसको मेंटेनेंस करेगा, टू कैरी मनी, टू ब्रिंग मनी फ्रॉम ट्रेजरी से मनी लाने के लिए, टू इशू चेक एंड एडवांसेस टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, रिकवरी ऑफ absent बैलेंस फ्रॉम सैलरी फॉर एडवांस गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेज। सरकारी सेवकों को कार्यालय व्यय के लिए प्रदत्त अग्रिम धनराशियों को वेतन से अवेतित धनराशि की वसूली करना, जितना रुपया उनको दिया गया था उनमें से कितना उन्होंने खर्च कर दिया, जितना बाकी है उसकी वसूली करना। टू चेक द केस विद रेफरेंस टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस बुक एट द एंड ऑफ मंथ, माह के अंत में रोकड़ बही या केस बही के अंतरशेष के संदर्भ में। चलिए देखते हैं। रूल 60 आता है यहाँ पर, ड्यूटीज ऑफ कैशियर और एनी पर्सन ऑथोराइज टू रिसीव और हैंडल मनी। क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं। पहला, रिसीव ऑफ मनी एंड ग्रांट ऑफ प्रॉपर रिसिप्ट देयर ऑफ, धन की प्राप्ति और उचित रसीद का अनुदान। अकाउंटिंग इन कैश बुक विथ रेफरेंस टू रिसिपेंट चालान एंड वाउचर्स और एनी अननेसेसरी अकाउंट रिकॉर्ड एंड प्रॉपर कस्टडी रखना उसके मेंटेनेंस की। टू कैरी मनी, टू ब्रिंग द मनी फ्रॉम ट्रेजरी से रुपया लेकर आना। कस्टडी एंड सिक्योरिटी ऑफ कैश बैलेंसेज की कस्टडी रखना। बिल्स वाउचर्स वगैरह की प्रॉपर कस्टडी रखना। पेमेंट टू वेरियस पर्सन एज पर बिल ऑर्डर सैंक्शन एक्सेट्रा इशूड बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर, बिल के आधार पर पेमेंट वगैरह करवाना। अकाउंट ऑफ सर्विस पोस्टेज स्टाम्प एंड देयर ऑफ, सेवा डाक टिकटों का लेखा करना और उनको इशू करना कि भाई कितने हमारे पास पोस्टेज स्टाम्प आए और कितने चले गए हैं। बिल ट्रांजिट रजिस्टर को मेंटेन करना, ये हमारा जो पहला पॉइंट था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, है ना।
एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेज गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एडवांस दिया जाता है उसका एडजस्टमेंट करना, उनकी जो सैलरी बाकी, जैसे कि हमने 10,000 रुपये दिए उनको एडवांस में, 5,000 रुपये उनके वो कितने की खर्च हो गए, 5,000 रुपये की वापस उनसे वसूली करना। हो सकता है कि जो सैलरी पे करेंगे उसको हम 5,000 कम पे कर देंगे। टू फिजिकली चेक केस एंड विथ रेफरेंस टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस डेली बेसिस, केस बुक को वो डेली बेसिस के ऊपर चेक करेगा, मंथली बेसिस के ऊपर तो इसके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो चेक करते हैं। एनी अदर ड्यूटीज रिलेटिंग टू केस इज मे बी इंटरेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस DDO ऑफिसर, कोई भी ड्यूटी जो उसको दी जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी थी आपको। अब यहाँ पर देखते हैं, डायरेक्ट आया था वैसे तो, लेकिन लेंथ ये बहुत था। मेंटेनेंस द बिल रजिस्टर, बिल रजिस्टर को क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। तो पहला ऑप्शन जहाँ पर है वो ही सही होगा, या तो ये सही होगा या फिर यह सही होगा। आगे देखते हैं। टू कैरी मनी, टू ब्रिंग द मनी फ्रॉम ट्रेजरी, बिल्कुल दूसरा वाला भी सही है। टू चेक इशू फॉर एडवांस टू बी गिवन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट को चेक इशू करना, ये तो DDO का काम होगा आपके लिए। रिकवरी ऑफ अपसेट, बिल्कुल ये हमने डायरेक्ट देखा था, तो मतलब कि 1 2 4 तुमने डायरेक्ट देखा था। यहाँ पर केस के जो क्लोजिंग बैलेंस है, केस बुक को वो क्या करता है, मंथली नहीं डेली बेसिस के ऊपर चेक करता है। तो यहाँ पर ये इसलिए गलत हो जाएगा और ये DDO का काम रहेगा, यहाँ पर ये DDO का काम रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके लिए 1 2 और 4 आपके लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखना, हु सेल कीप द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू अंडर देयर कंट्रोल, कि भाई कलेक्शन, जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका क्या प्रोग्रेस है, कि भाई कलेक्शन रेवेन्यू का आपको टारगेट मिला था 1,000 करोड़ का, उसमें से कितना टारगेट अचीव हो गया है, कितना अचीव होने वाला है और कितना अचीव नहीं होने वाला है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी होती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। ये जिम्मेदारी होती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। अगर आप रूल नंबर 32 देखते हो तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सेल कीप द फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमारा जो रेवेन्यू है उसके बारे में उनको पता रहना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस है हमारे रेवेन्यू की। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑथोरिटी हैविंग द पावर टू इम्पोज एंड रियलाइज फाइन सेल इंश्योर दैट, वे प्राधिकारी जिनके पास अर्थदंडों या शुल्क लगाने और उनकी वसूली करने की शक्तियां हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा। मतलब कि जिनके पास में भी फाइन्स वगैरह लगाने की जिम्मेदारी है, वो क्या सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि आप बिजली विभाग में जाते हो, वहाँ पर जो भी अवैध तरीके से बिजली वगैरह चुराते हैं उनके ऊपर वो फाइन्स वगैरह लगाते हैं, है ना। GST डिपार्टमेंट में जाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो, जो भी इनकम टैक्स अननेसेसरी तरीके से मतलब चुराने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर फाइन्स वगैरह लगाते हैं। तो ये कहता है कि यार ये जो फाइन्स लगाया गया है, वो जो फाइन जिसने कलेक्ट किया है उसकी क्या जिम्मेदारी है, आपको ये बताना है। द मनी इज रियलाइज चेक एंड डिपॉजिट इनटू द ट्रेजरी, कि भाई जो भी मनी उन्होंने रियलाइज़ की है उसको चेक करना कि प्रॉपर है या नहीं है और उसको डिपॉजिट को जमा करा देना। बिल्कुल ये काम तो है कि आपने जो भी रुपया है, क्योंकि वो आपका नहीं है, इस सरकार का है, इसलिए वो सरकारी ट्रेजरी के अंदर जमा होना चाहिए। फाइन्स आर कलेक्टेड टू अचीव द बजट टारगेट्स, कि भाई मेरे को टारगेट मिला है 1 करोड़ का, इसलिए मैं हर जो भी पर्सन है उससे फाइन लेता फिर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। मनी इज रियलाइज्ड एंड डिपॉजिटेड इन द सेफ कस्टडी ऑफ कैशियर, कैशियर से तो अच्छा ट्रेजरी के वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। अगर देखा जाए तो कैशियर तो एक ऑफिस में बैठता है, ट्रेजरी सरकार का कोषागार है, वहाँ पर आप जमा करानी चाहिए। रिफंड्स आर एडजस्टेड फ्रॉम द फाइन्स, कि भाई अगर सपोज हो कि उसके ऊपर हमने फाइन लगाया 1 लाख का, उसका रिफंड बन रहा था फॉर एग्जांपल 10,000 का, तो हम कहते हैं कि यार डायरेक्ट ऐसा अगर तू 90,000 दे दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिफंड का अलग प्रोसेस होगा, फाइन्स का अलग प्रोसेस होगा। 1 लाख रुपये अलग से कलेक्ट किया जाएगा और फाइन्स उसको रिफंड जो है उसको अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए नोट्स में से भी देख लेते हैं। रूल 35 जो फाइन्स का था वो यहाँ पर लागू होता है। जुर्माने लगाने या वसूल करने की शक्ति रखने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जुर्माना कोषागार के अंदर एक ट्रेजरी के अंदर जमा करा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट मस्ट बी स्टाम्प्ड, निम्न में से
किन पावतियों पर रसीद लगाना आवश्यक है? 10,000 पे टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द डिपार्टमेंट परचेज। डिपार्टमेंट परचेज के लिए अगर दिया जाता है रुपया तो उसके ऊपर स्टाम्प नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल, अगर किसी भी बिल के ऊपर नेट अमाउंट जो होती है वो पेएबल होती है 5,000 से ज़्यादा की, तो उसके ऊपर आपको स्टाम्प लगाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रॉस अमाउंट वो 4500 से भी कम है तो वहाँ पर नहीं लगेगा। चेक ड्रॉ ऑन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को जो चेक लिया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, वहाँ पर भी स्टाम्प नहीं लगता है। आई बात समझ में? तो पहले पे नहीं लगेगा, तीसरे पे नहीं लगेगा, चौथे पे नहीं लगेगा, तो केवल और केवल दूसरे पर लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ओनली होगा वो आपके लिए आंसर हो जाएगा। फटाफट से अब एक बार हम रूल्स का भी जो है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये अगेन मैं अपने जो नोट्स हैं उनकी कॉपी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टाम्प्स ऑफ रिसिप्ट, रसीदों के ऊपर टिकट, 5,000 से अधिक के जो भी राशियाँ होती है उनके ऊपर स्टाम्प लगाया जाना चाहिए। और ये 5,000 नेट है ना, ये आगे भी बताया गया है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है कि भाई अकॉर्डिंग टू राजस्थान स्टाम्प एक्ट फॉलोइंग स्टाम्प विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम दी स्टाम्प ड्यूटी। यहाँ पर स्टाम्प नहीं लगाया जाएगा इन रिसिप्ट्स के ऊपर। सरकार या सरकार को दी गई रसीदें, विभागीय खरीदी के लिए सरकारी कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि, जो कि हमारे एक ऑप्शन का पॉइंट था। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के द्वारा जो चेक आहरित किए जाते हैं उनके ऊपर भी स्टाम्प नहीं लगाया जाएगा, जो भी ये हमारे उसका एक ऑप्शन का पॉइंट था। पोस्टल मनी या ऑर्डर प्राप्ति के लिए खरीदकर्ता द्वारा इंडोर्स की गई राशि। तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन के पॉइंट थे। और ये 5,000 नेट वाली अमाउंट आपको याद रखनी है, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे कि इस चारों में से जो है वो नेट अमाउंट जो पेबल होती है बिलों की 5,000 से अगर ज़्यादा की रहती है तो उसके ऊपर स्टाम्प लगेगा। कुछ एग्जम्पशंस है जहां पर स्टाम्प नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट सबमिट ए स्टेटमेंट एनुअली। एक एनुअली स्टेटमेंट को सबमिट करना होगा शोइंग द रेमिशन ऑफ द रेवेन्यू, कि भाई हमने रेवेन्यू में इतनी माफ़ी कर दी है, हमने इतने लोगों को हमने माफ़ कर दिया कि आप ठीक है, आप ये राजस्व का भुगतान मत कीजिएगा। किसको? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। किसको भेजना पड़ेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाइए। और सिंपल सी बात है, जुड़ना भी नहीं है, वहाँ पर आपको सभ्य भी रहना है ना, वहाँ पर आपको सभ्य भी रहना है। जिस तरह से काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अभद्र भाषा के प्रयोग करते हैं कि अरे ये तो यूट्यूब पर ही तो पढ़ा रहा है। नहीं भैया, यूट्यूब पे पढ़ाने से पहले हमने 10 साल पढ़ाया है। आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो उन जॉब के अंदर हमने 5 साल से ज़्यादा गुजार दिया है। और उसके बाद में कंटिन्यू हम अपने जो पैशन है उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। तो हम आपके साथ सभ्य रह रहे हैं तो आपको भी सभ्य रहना चाहिए। अगर असभ्य रहते तो हम उनको रिप्लाई वगैरह नहीं करते। मैं आपको अभी भी फ्रेंकली बता देता हूँ, अगर असभ्य, अगर आप चाहे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में रहो, चाहे आप टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में रहो, कहीं पर भी अगर आप असभ्य रहे, तो अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं, हम उस थिंकिंग पे आ चुके हैं कि वापस जीदाजादी नहीं करनी है कि हम अपने आप को प्रूव करें कि देख भाई आई एम ग्रेटर देन यू, है ना। ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक, है ना। और क्या, सिंपल सी बात है, टेलीग्राम से अगर जुड़े रहोगे और सभ्य व्यवहार करते हो आप कहीं पर भी, ये आप इन फ्यूचर जब आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर मैंने लास्ट में आपको एक 8 से 9 पेजेस की एक PDF आपको प्रोवाइड करवाई थी, जहाँ पर मैंने आपको क्या किया था, एक GFR का जो रामबाण था उसको दिया था। वहाँ पर अगर आप देखते हो तो वहाँ पर ये मैंने पॉइंट दिया था कि राजस्व की माफ़ी की वार्षिक सूचना GA 16 के प्रारूप में राजस्व संग्रहकर्ता विभाग महालेखाकार को भिजवाते हैं। शिक्षा विभाग ऐसी रिपोर्ट महालेखाकार के स्थान पर किसको भिजवाते हैं? वित्त विभाग को भिजवाते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट को कौन भिजवाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवाएगा शिक्षा विभाग। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सेल बी कैप्ट इन व्यू वाइल सैंक्शनिंग ग्रांट्स टू द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। संस्थानों या संगठनों को अनुदान की मंजूरी देते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए?
संस्थानों या संगठनों को अनुदान की मंजूरी जब दी जाती है तो कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। ग्रांट सेल बी मेड अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्कीम, कि भाई स्पेसिफिक स्कीम के आधार पर ग्रांट दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर्स सेल क्लेरिफाई स्पेसिफाई क्लियरली द ऑब्जेक्टिव, कि भाई ग्रांट किसके लिए दी जा रही है, जनरल है या फिर स्पेशल पर्पज़ है। ग्रांट जो होती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सैंक्शन नहीं की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है ना। ये वाला पॉइंट तो आपके लिए गलत हो गया, ये वाला पॉइंट तो आपके लिए गलत हो गया कि भाई ग्रांट्स जो होती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नहीं दी जाएगी, बिल्कुल दी जा सकती है। अगर आप अभी इंडिया का बहुत ही पॉपुलर शो है शार्क टैंक, अगर वो भी देखते हो तो उसमें भी आता है कि हम प्राइवेट है और हमको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है। तो उसके ऊपर अभी रिसेंट में अनुपम ने भी कहा था यार गवर्नमेंट सबको ही ग्रांट दे रही है, हमको नहीं देती। तो वहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ग्रांट मिलती है वहाँ से भी आपको एक आइडिया लग सकता है अगर आप प्रैक्टिकली नहीं गए हो तो। ग्रांट एड मनी सेल बी ड्रॉन इन पेमेंट इन एडवांस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि भाई जितना हमको रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग एडवांस निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला और दूसरा तो सही है, पहला और दूसरा तो सही है, दो ऑप्शन ही चूज करने हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपके लिए सही रहेगा। तो आप एडवांस में भी नहीं निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल स्पेसिफिक स्कीम के लिए है, उसके ऑब्जेक्ट क्लियर बताए जाने चाहिए। ये दोनों के दोनों ऑप्शन डायरेक्ट आपके ऑप्शन में कॉपी किए गए हैं। ग्रांट जो होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी दी जा सकती है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि भाई उनको एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है उनके पास, है ना। और ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसके अंदर आपके लिए 1 और 2 क्या हो जाएगा, आपके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 1 या 2 आपके लिए, 1 और 2 आपके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने हार्ड की कैटेगरी के अंदर रखा है। अगर आपके पास टाइम था तो आप आराम से इसको कर सकते हो, टाइम नहीं था और अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ भी दिया एग्जाम के अंदर तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। देखिएगा, प्रोसीजर ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर विच लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और अदर सिविल ऑफिसर नॉट स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड फॉर लैंड एक्विजिशन, कि आपको लैंड एक्विजिशन का प्रोसीजर बताना है जहाँ पर कोई लैंड एक्विजिशन कलेक्टर या अदर सिविल ऑफिसर को हमने स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं किया है उस केस के अंदर उससे, ठीक है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट इन फॉर्म ए एंड बी, ए एंड बी दोनों के अंदर आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ए और बी के अंदर या दोनों के अंदर स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। असर्टेन दैट एन अवार्ड हैज़ बीन मेड बाय द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग अवार्ड दिया है कि यस इसका आपको लैंड एक्वाइर करना है, इस प्राइस के ऊपर करना है। टेक ए रिसिप्ट इन फॉर्म नंबर सी फ्रॉम ईच पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड, जिनको भी राशि की भुगतान की जानी है उनसे प्रत्येक व्यक्ति से फॉर्म सी की आपको क्या कर लेनी है, रसीद ले लेनी है। फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ फॉर्म ए एंड बी टू अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल को ए और बी की कॉपी आपको सेंड करनी है, ए और बी की कॉपी सेंड करनी है। और उसके बाद में द ट्रेजरी ऑफिसर मेक पेमेंट ऑफ अथॉरिटी टू द कलेक्टर, और ट्रेजरी ऑफिसर क्या करेगा उसके बाद में उसको पेमेंट कर देगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये वाला जो स्टेप है अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो ये जो स्टेप है 5 वाला कि भाई पेमेंट करने वाला, ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, यानी या तो ये सही है या ये सही है या ये सही है। लॉजिकली अपन देखते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो इसका एकदम फुल फ्लेश एक्सप्लेनेशन है रूल्स के अकॉर्डिंग वो चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 फॉर्म की बात हो रही है, ए बी और सी की, तो ये तो ध्यान रख लेना है आपको कि यार ये जो ए बी वाले जो फॉर्म है मतलब कि 1 और 4 के बाद में ही 3 आना चाहिए, तो 3 पहले नहीं आना चाहिए, 1 और 4 के बाद में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो 1 और 4 के बाद में ही 3 आना चाहिए, तो 1 और 4 के बाद में भी 3 सब में आ रहा है, तो यानी ये वाला पॉइंट भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सही नहीं हुआ, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उसके बाद में इसके आंसर के ऊपर हम आते हैं। प्रोसीजर ऑफ कलेक्टर्स और अदर सिविल ऑफिसर नॉट स्पेसिफिकली अपॉइंट फॉर लैंड एक्विजिशन
when the land is acquired by the collector or other civil officer not specifically employed for the work, such collector or civil officer is not a public work disburse but draw money for payment due under the award from treasury। तो वो क्या करता है, उनके अवार्ड जो अवार्ड के आधार पर, जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके आधार पर क्या करता है, ट्रेजरी से रुपया निलवाता है और उन व्यक्तियों को देता है। सच कलेक्टर या सिविल ऑफिसर सेल एज सुन एज ही मेक द अवार्ड, he makes the award और as soon as he certain that the an award has been made by the civil court। तो मतलब कि पहले तो वो क्या करेगा, सिविल कोर्ट का जो अवार्ड होगा उसको असर्टेन करेगा कि सिविल कोर्ट ने अवार्ड में क्या बातें लिख रखी है ना। सिविल कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर उसमें क्या बातें लिख रखी है कि भाई कितनी आपको लैंड एक्विजिशन करनी है, किस प्राइस के ऊपर करनी है, और फिर उसके आधार पर वो क्या करता है, फॉर्म ए और बी बनाता है। तो मतलब कि सबसे पहले तो वो क्या करता है, अवार्ड को देखता है और इस अवार्ड के बेसिस के ऊपर वो क्या करता है, ए एंड बी फॉर्म आपके लिए प्रिपेयर करता है। उसके बाद में एडिशन द अल्टरनेशन द अवार्ड स्टेटमेंट शुड बी कम्युनिकेट टू द एज इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, और उसके बाद में वो ए के अंदर उसको एजी को क्या कर देता है, इसको इन्फॉर्म कर देता है। आगे देखिएगा, इन मेकिंग द पेमेंट ड्यू अवार्ड द कलेक्टर सेल टेक फ्रॉम ईच पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड ए रिसिप्ट, और वो क्या करता है, जिसको भी पेमेंट लेना है उसको क्या करता है, उसको सी फॉर्म के अंदर भरवाता है कि भाई उसका इतना रुपया बन रहा है, और उसके बाद में वो उसको क्या करवा देता है, पेमेंट करवा देता है। ये यहाँ पर आपके लिए कुछ जो पूरा का पूरा जो रूल है उसका एक कह सकते हैं कंक्लूजन ये आपके लिए रहने वाला है। आइएगा देखते हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा, असर्टेन करेगा कि अवार्ड जो है वो सिविल कोर्ट ने दिया है, तो सबसे पहले तो वो अवार्ड देखेगा। जो मैं नीचे चीज़ें लिखी थी वो यहाँ पर लिखूंगा। अवार्ड के बाद में वो ए और बी फॉर्म भरवाता है, तो मतलब कि पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। ए और बी फॉर्म भरवाने के बाद में वो उसकी कॉपी जो है वो एजी को भेजता है, आई बात समझ। तीसरा ये हो जाएगा, टेक रिसिप्ट फ्रॉम सी फॉर्म के अंदर वो उससे क्या कर लेता है, रिसिप्ट लेता है और उसके बाद में उसका पेमेंट करवा देता है। तो यानी कि ये चौथा पॉइंट हो जाएगा और ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो आपके लिए दूसरा रहेगा, तो दूसरा पॉइंट यहां पर है। उसके बाद में दूसरे के बाद में आपके लिए पहला है वो दूसरा रहेगा, वो ये देखो। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर आपके लिए आ जाएगा ये चौथा। पांचवें नंबर पे आ जाएगा तीसरा, चौथे नंबर पर आएगा तीसरा, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा पांचवा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, सी आपके लिए राइट ऑप्शन रहने वाला है। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। ये एक बार इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो है हमने इसका एक शॉर्ट रूप के अंदर इस पेरा को हमने इधर लिखा है। अच्छा क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस नीड्स टू रिपोर्ट टू द अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल को कौन से लॉसेज की आपको रिपोर्ट देनी होगी। अगेन मैं अगर कहता हूँ कि अगर आप GFR का रामबाण भी पढ़ के जाते तो वहाँ से भी क्वेश्चन दे लेते। कहता है कि हानियों की रिपोर्ट जो होती है वो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी और महालेखाकार को भेजी जाती है। पुनः निविदा या 25,000 या अधिक के पुस्तक मूल्य की पुनः निविदा रीटेंडर के केस में 25,000 और 2,000 से ज़्यादा की हानियों की रिपोर्ट वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग और महालेखाकार को भेजी जाती है। संबंधित 2,000 से ज़्यादा की संबंधित विभाग 30 अप्रैल तक प्रशासनिक विभाग को रिपोर्ट भिजवाता है, जो निर्देशन विभाग को भिजवाई जाती है। 2,000 तक की हानि की रिपोर्ट महालेखाकार को नहीं भिजवाई जाती है। आइएगा देखते हैं। लॉस बाय मिस एप्रोप्रिएशन और सच लॉसेज हैज बीन मेड गुड बाय द पार्टी। लॉसेज हुआ है उसकी जानकारी आपको महालेखाकार को भेजनी होगी, चाहे सामने वाली पार्टी ने उसका पेमेंट ही क्यों नहीं कर दिया हो, उसकी भरपाई ही क्यों नहीं कर दी हो, तो ये तो महालेखाकार को जाएगी। केसेज इन्वॉल्विंग लॉसेज नॉट एक्सीडिंग 2,000, पैसा प्रत्येक मामले जिसमें 2,000 से अधिक की राशि सम्मिलित नहीं है वो एजी को नहीं भेजी जाएगी। रिफंड अलाउड ऑन द ग्राउंड ऑफ द क्लेम, टाइम बार रिफंड के बारे में भी नहीं, रिफंड के बारे में भी अलाउ नहीं, रिफंड अलाउ करते तो उसके बारे में नहीं दी जाएगी जानकारी। मिस्टेक्स इन असेसमेंट डिस्कवर टू लेट टू परमिट द सप्लीमेंट्री क्लेम, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन चूज करना था, ए ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। Which of the following is not included in the general principle to be observed by the subordinate authority empowered
टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड्स। सार्वजनिक निधियों से होने वाले जो व्यय होते हैं उनके अगर समझौता करना है तो उसके अंदर जब आप अनुबंध करते हो तो जो अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत कौन से रहेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। अगर आपने अगेन नोट्स देख रखे हैं वही हमारे रामायण वाले, तो उसमें लिख रखा है 1 लाख या अधिक मूल्य की सुविधा की प्रति आपको क्या करनी है, महालेखाकार को भिजवानी है। ठीक है, ये कहता है कि सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। अब ये देखो डी वाला ऑप्शन, कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ अबव वैल्यू ऑफ 50,000, 50,000 नहीं 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वाले जो कॉपीज़ होती है वो एजी को भिजवाई जानी चाहिए, ना कि 50,000। तो यहाँ पर डायरेक्टली डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज इन्वॉल्विंग इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रोड सेल बी प्रोवाइड परचेज ऑन एफओबी बेसिस। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रहनी चाहिए। किसी भी संविधा को के जो टैक्सेस वगैरह का जो भुगतान है वो कौन करेगा ये भी आपको बताया जाना चाहिए। तो लेकिन इस वाले पॉइंट से आपको डायरेक्टली जो गलत वाला पॉइंट है वो आपको क्लिक कर जाएगा और आप इसका सही आंसर देकर आ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार को देय शुल्कों के विषय में निम्न में से क्या राजस्व और प्रशासनिक विभाग का कर्तव्य नहीं है। ये रूल नंबर 7 है, जहाँ पर कहते हैं कि जो राजस्व और प्रशासनिक विभाग का काम है कि वो ड्यूज़ है उसको करेक्टली असेस करे, है ना, असेस करे, उसको कलेक्ट करे और उसको ट्रेजरी में जमा करवाएं। मैं अमाउंट को करेक्टली असेस करूँगा, करेक्ट अमाउंट देखूंगा, उसको करेक्टली असेस करूंगा, उसको कलेक्ट करूंगा, ट्रेजरी में जमा कराऊंगा, सेफ कस्टडी में रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये जिम्मेदारी नहीं है। बाकी तीनों जिम्मेदारियाँ, तीनों कर्तव्य रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की होती है, जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, असेस करता है। नेक्स्ट देखिएगा, द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द रिटायर्ड मेंबर ऑफ राजस्थान अकाउंट सर्विसेज। राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के जो रिटायर्ड मेंबर होते हैं ऑन द पैनल अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो फाइनेंस राजस्थान अकाउंट सर्विसेज जो RAS राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के जो रिटायर्ड मेंबर होते हैं उनका जो पैनल होता है जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है। सेल बी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, वो छोटे केसेस जो होते हैं वहाँ पर सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक बार इसका देख लेते हैं। अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट, यहाँ पर लिखा है कि देखो 5 लाख के तक के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनकी स्मॉल इंस्टीट्यूशन जिनकी एनुअल ग्रांट है 5 लाख रुपए तक की, उनका जो अकाउंट्स ऑडिट किया जा सकता है राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के पैनल के द्वारा, जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, अप्रूव कर रखा है। तो देखिएगा, द रिसिप्ट ऑफ एनुअल ग्रांट्स इज अप टू अमाउंट ऑफ 50 लाख, नहीं, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट जो है वो अप टू 5 लाख है। 5 लाख तक की जो अमाउंट के जो 5 लाख तक की अगर उनको ग्रांट मिली है, एनुअल ग्रांट जो मिली है वो 5 लाख रुपए तक की मिली है, ऐसे छोटे इंस्टीट्यूशन की जो अकाउंट्स की जो ऑडिट होती है वो राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के रिटायर्ड मेंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। रूल 280 का 6वां पॉइंट यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द टर्म पास्ट केसेज, पास्ट केसेज का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा पास्ट केसेज का मतलब क्या होता है। पास्ट केसेज का मतलब होता है वो केसेज जो कि डेलीगेशन की डेट, मतलब कि जिस दिन आपको पावर मिली है उस डेट तक वो फाइनलाइज नहीं हुए थे, लेकिन वो उसके पहले क्या हो चुके थे, अकर हो चुके थे। जिस दिन आपको पावर मिली है उसके पहले वो अकर हो चुके थे, उसके पहले वो उत्पन्न हो चुके थे, लेकिन तब तक वो आपको डेलीगेट होने के तक वो खत्म नहीं हुए, फाइनल नहीं हुए। ए केस which has not been finalized until the date of delegation of financial power but occurred prior to the date। डेलीगेशन की पावर से पहले वो अकर हो चुके थे, लेकिन डेलीगेशन की डेट तक वो फाइनलाइज नहीं हुए थे, उसको हम पास्ट केसेस जो है उसी कैटेगरी में रखेंगे। रूल नंबर 63 यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, GA 19 किस केस में है। अगेन अगर आप देखते हो
हमने लिखा था सामान्य, ये हमारा जब GFAR का हमने रामबाण दिया था, नोट्स में तो थे ही थे लेकिन रामबाण दिया था, उसमें सामान्य वित्तीय लेखा नियम के महत्वपूर्ण प्रपत्र या GFO हमने एक जगह के ऊपर ही आपको प्रोवाइड करवाए थे। वहाँ पर था विभागाध्यक्षों द्वारा व्यय पर नियंत्रण का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ एक्सपेंसेस बाय द हेड ऑफ अकाउंट। व्यय पर नियंत्रण का रजिस्टर, रूल नंबर है 11(1), फॉर्म संख्या है 19। देखिएगा इधर, फॉर्म GA19 इज यूज्ड, किसके लिए यूज किया जाता है? रजिस्टर ऑफ एक्सपेंसेज, व्यय के ऊपर नियंत्रण का रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ एक्सपेंसेज बाय हेड ऑफ अकाउंट्स। ये रजिस्टर ऑफ एक्सपेंसेज बाय हेड ऑफ अकाउंट्स डायरेक्ट ही यहाँ पर क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि GA19 है वो किसका है। व्हाट इज द पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट इन ट्रेजरी? पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी जो नॉन गवर्नमेंट मनी होती है वो आपको यहाँ पर जमा करवानी होती है। देखिएगा, ऑल नॉन गवर्नमेंट मनी रिसीव जो होती है वो आपको पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो ट्रेजरी में ओपन होता है वहाँ पर आपको जमा करवानी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफंड, रिफंड की प्रोसेस जो है उसका स्टेप क्या है आपको यह बताने हैं। क्वेश्चन को हमने हार्ड की कैटेगरी में लिया है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अगर आप छोड़ भी देते हो या फिर गलत भी हो जाता है तो ऐसे आपको टेंशन लेने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। देखते हैं एक बार पॉइंट्स को। आहरण और संवितरण अधिकारी अपने दावे को संबंधित राजकोष को GRN और CIN के साथ जमा करवाएगा। तो मतलब DDO जो है वो ट्रेजरी को जमा करवाने वाला है, ठीक है। क्लेम इज टू सबमिट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, आपको पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसको क्या, देखो आप क्या करोगे, जो भी आपका क्लेम है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को जाना चाहिए। जैसे कि कंसर्न डिपार्टमेंट बोले तो अलग अलग, भाई किसका ये जो क्लेम है वो कौन से किसका है, वो वर्क सेक्शन का क्लेम है, वो टेलीफोन का क्लेम है, वो फाइबर का क्लेम है। अगर मैं अपने जहाँ पर मैं काम करता हूँ उसका बताता हूँ, वो आपके लिए लीज लैंड का क्लेम है, वो मोबाइल का क्लेम है। तो क्या होगा कि पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसको वो क्लेम जाएगा। आई बात समझ में? यह जो क्लेम रहेगा वो पहले जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट को, और कंसर्न डिपार्टमेंट से फिर वो DDO के द्वारा कहाँ पर जाएगा? ट्रेजरी के पास जाएगा। आई बात समझ में? डिपार्टमेंट जो है वो चेक करेगा ऑथेंटिसिटी, डिपार्टमेंट विल चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसिप्ट, डिपार्टमेंट उसकी ऑथेंटिसिटी है वो चेक करेगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, ठीक है। ट्रेजरी विल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिफंड, ट्रेजरी मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स ऑफ रिफंड को। ट्रेजरी विल चेक द डिपोजिशन ऑफ रेवेन्यू रिसीव, राजकोष रसीद के जमा होने की जांच करेगा। जो राजकोष राजस्व रसीद के जमा होने की जांच करेगा कि भाई वो रसीद जमा हो चुकी है, और उसके बाद में उसका वो रिकॉर्ड रखेगा। तो यानी कि पहले 5 आएगा और उसके बाद में 4 आएगा, ये तो आपके लिए कंफर्म हो चुका है। तो 5 और 4 या तो आपके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है या फिर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी सी की, अगर एक बार देख लेते हैं। सी क्या कहता है? सबसे पहले क्लेम जो होगा वो सबमिट किया जाएगा, क्लेम जो है वो सबमिट किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, CIN डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद में तीसरा कहता है कि डिपार्टमेंट क्या करेगा? ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। बिल्कुल, 2 और 3 पहले देखो, अब देखो ये लॉजिकली लग रहा है ना। क्लेम जो होगा वो कंसर्न डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाएगा, डिपार्टमेंट उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, डिपार्टमेंट उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। फिर वो DDO के माध्यम से ट्रेजरी को जाएगा। ट्रेजरी वहाँ पर क्या करेगा? यह देखेगा कि वो उसकी जो रिसिप्ट के अंदर वो रेवेन्यू रिसिप्ट उसकी डिपॉजिट हो चुकी है, उसका पेमेंट हो चुका है, और फिर उसको वो वहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स के अंदर मेंटेन कर लेगा। तो 2, 3, 1, 5, 4 यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर मोर एक्यूरेट आपके लिए बैठता है। आई बात होने? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, आपको प्रॉपर डिस्कशन करना होता है, प्रॉपर डिस्कस करना होता है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन सही होते हैं।
और मैंने आपको कहा भी है कि अगर आपका माइंड सेट है वो फ्रेश है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सही करने के ज़्यादा चांसेस रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट पेमेंट सेल नॉट बी मेड इन केस। इनमें से कौन से गवर्नमेंट पेमेंट को आपको केस में नहीं करना चाहिए। स्कॉलरशिप इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप किसी भी गवर्नमेंट पेमेंट को केस में नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट आप जो स्कॉलरशिप देते हो उसको केस में कर सकते हो, तो ये केस में हो सकता है। आप जो इम्प्रेस्ड मनी दे सकते हो वो केस में हो सकता है। सीक्रेट सर्विस फंड दे सकते हो वो केस में हो सकता है। बाकी कोई भी भुगतान आपके केस में नहीं होता है, तो ये कॉन्टीजेंट जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी आपके केस में नहीं होंगे। देखिएगा, रूल नंबर 74 कहता है ऑल द गवर्नमेंट पेमेंट सेल बी मेड इन सेल नॉट बी मेड इन केस, मतलब कि केस में नहीं होना चाहिए, नगद में नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट, लेकिन ये हो सकते हैं। इम्प्रेस्ड जो पेमेंट होते हैं वो हो सकते हैं, सर्विस सीक्रेट फंड के पेमेंट हो सकते हैं, पेमेंट स्कीम के फंड, पेंशन स्कीम के फंड हो सकते हैं, जस्टिस एम्पावरमेंट के फंड हो सकते हैं, स्कॉलरशिप के हो सकते हैं, ट्रांसफर वाउचर जो होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर उसके फंड, उसका जो पेमेंट होता है वो केस में हो सकता है। रूल वाला क्वेश्चन है, करवाया जा चुका है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मैंने आपको एक बताया था कि यार इम्पोर्टेंट जो रूल्स है, इम्पोर्टेंट जो रूल है, देखो हेडिंग भी थी, नियमों के क्रमांक के शीर्षक पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। अब देखो कौन कौन से यहाँ पर है। सबसे पहला कहता है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है क्या? हाँ बिल्कुल, रूल नंबर 11 है आपके व्यय पर नियंत्रण। रूल नंबर 11 है व्यय पर नियंत्रण, तो रूल नंबर 11 है व्यय पर नियंत्रण। रूल नंबर 4, ये हालांकि सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं हमने जो लिखा था उसमें है या नहीं है। सभी रूल में से कुछ रूल हमने स्पेसिफाई किए थे कि यार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नियमों में संदेह का निवारण, अगर नियमों में अगर आपको संदेह हो तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ डाउट्स ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा रूल नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा है, रूल नंबर 3 डिक्लेरेशन ऑफ हेड ऑफ ऑफिस है ना। और रूल नंबर 20 देखिएगा, रूल नंबर 20 है हानियों की रिपोर्ट। रूल नंबर 20 देखिएगा, हानियों की रिपोर्ट, और ये यहाँ पर आ जाएगा रूल नंबर 3 में। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर टिक कीजिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही बन रहा है। इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिएगा, बेनिफिट होता ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच is the primary unit of appropriation for the purpose of demands of grants to the government servant। सरकारी अनुदानों की मांगों के प्रयोजन के विनियोजन की प्राथमिक इकाई क्या होती है, मतलब कि कौन से हेड के अंदर उसको कंसिडर किया जाता है। द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन फॉर द पर्पज ऑफ डिमांड्स ऑफ ग्रांट, जो ग्रांट्स की जो डिमांड होती है वो ग्रांट जो होती है वो कौन से हेड में आती है, वो आती है डिटेल हेड में। अब देखो डिटेल हेड की जो डेफिनेशन है, ये प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, यह प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है फॉर द पर्पस ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट, जो कि फॉर द डिमांड ग्रांट के डिमांड के पर्पस से प्राइमरी यूनिट क्या होती है, किस यूनिट के किस हेड के तहत आती है, डिटेल हेड के तहत यह आती है। डायरेक्ट ही लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट दी ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड के बारे में क्या बातें सही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बार जो नोट्स की एक शॉर्ट कॉपी देख लेते हैं। क्या कहता है, क्वासी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं और गवर्नमेंट एडेड जो बॉडीज़ होती है उनमें बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है, और बॉन्ड की जो स्टाम्प ड्यूटी होगी वो गवर्नमेंट वहन करेगी, ये हमने अपने नोट से देखा है। अब देखिएगा, द गारंटी सेल एग्जीक्यूट ए बॉन्ड बिफोर द रिलीज ऑफ ग्रांट टू द क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अगर ग्रांट दी जाती है तो आपको वहाँ पर गारंटी वगैरह देनी पड़ेगी, नहीं कोई भी बॉन्ड वगैरह यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, गवर्नमेंट एडेड बॉडी सेल प्रोवाइड टू सिक्योरिटीज टू द गवर्नर बिफोर द, ये गवर्नमेंट एडेड बॉडीज़ के अंदर जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट ग्रांट सैंक्शन जो होती है वो एक गो में पे करनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो पेबल होती है वो गवर्नमेंट पे करेगी, ग्रांट जो भी स्टाम्प ड्यूटी जो होती है बॉन्ड की वो गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड की जाती है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट सही। तो चौथा जहाँ पर सही होगा वो सही होगा, तो चौथा केवल और केवल पहले में ही सही है, आगे देखिएगा तो ये सही होगा ही होगा।
द ग्रांट सैंक्शन अथॉरिटी सेल सी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्रांटी। बिल्कुल, जो ग्रांटी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको देखनी चाहिए, और ये हमने ऊपर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला देखा था, वहाँ पर भी हमने ये पॉइंट कंसिडर किया था। तो यहाँ पर 4th and 5th यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। इसके पहले मैं अगेन कह देता हूँ, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो और लेकर आ पाए। और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा कॉमर्स मेरी जान, उसको ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस की जो ड्यूटीज़ होती है उनमें से क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं हैं। टू ग्रांट बजट टू वेरियस स्कीम इन ऑफिस, देखते हैं इसको, बाकी देखते हैं। डीडीओ के रूप में साइन करना, ये हमने देखा था कि इसका काम है कि भाई जो स्टोर आर्टिकल है वो इकोनॉमिक वे के अंदर परचेज किए जाए। मतलब कि भाई जितनी रेट के ऊपर एक सामान्य मनुष्य चीज़ों को परचेज करता है उतनी ही रेट में हम परचेज करें, क्योंकि गवर्नमेंट का रुपया तो ऐसा नहीं कि यार हमारा रुपया नहीं है अननेसेसरी खर्च कर दे, बिल्कुल ये भी देखना उसका काम है। टू इंश्योर द एडजस्टमेंट, ये हमने देखा था, टेम्परेरी जो एडवांसेज होते हैं उनका एडजस्टमेंट प्रॉपर रूप से हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी काम आपका हेड ऑफ ऑफिस देखता है। तो ग्रांट बजट टू वेरियस स्कीम इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो ग्रांट अलग अलग स्कीम के लिए कितना रुपया जाना चाहिए वो उसको देखने का काम नहीं है। आइए एक बार अपेंडिक्स 1 देख लेते हैं। ये एडवांस वाला पॉइंट ये रहा आपके लिए, और एडवांस वाला पॉइंट ये रहा, और ठीक है ना। और वो वाला पॉइंट भी हमने देखा हुआ है रूल नंबर 13 के अंदर शायद, है ना, कि भाई वो प्रोक्योरमेंट है वो आपको जो एक सामान्य मनुष्य जिस रेट के ऊपर खरीदता है उसी रेट के ऊपर उसको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए 24 में ए आंसर हो जाएगा कि ये उसके दायित्वों में शामिल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सही हुए होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा जो कमेंट है, अगर आपको हमारी सभी सब्जेक्ट के आंसर की आ चुकी हैं तो वो आंसर की आपको कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा, वो भी आप हमको बताइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।